प्लीज डू नॉट शेयर दिस वीडियो टू एनीवन। तुम अपना ही कंपटीशन बढ़ाओगे इतनी इंपॉर्टेंट बातें दूसरों को बताकर। इसलिए बिना हरकत करे वीडियो देखो और चुपचाप एनसीईआरटी में चेंज करके मेहनत करते रहो। तो क्या आपको पता है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइंस में कुछ ऐसे हिडन चेंजेस किए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन का पूरा गेम बदल सकते हैं। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी तो अभी भी वही पुरानी किताब है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पूरी तरह बदल के रखती हैं, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर आप ये छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर रहे हो तो आप अपनी रैंक को रिस्क में डाल रहे हो। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो एनसीईआरटी की हिडन लाइंस जो 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और यही बात आपको बाकी सभी स्टूडेंट्स से अलग ले जा सकती है। अगर आप नीट 2025 को लेकर सीरियस हो तो ये हिडन चेंजेस का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें जानकर आपका पूरा अप्रोच चेंज हो जाएगा। एंड बिलीव मी, यू विल नेवर फाइंड अ वीडियो लाइक दिस एनीवेयर। So make sure you stay in the end to know exactly what could make or break your NEET 2025. तो चलो भैया, सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पेज नंबर 26 मेरे लेफ्ट साइड में ओल्ड एनसीईआरटी है और राइट साइड में न्यू एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में देखना है तुम्हें, ध्यान से देखना कि जो नाम है वायरस, जिसका मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, वो किसने दिया? डिमित्री इवानोव्स्की ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओल्ड एनसीईआरटी कह रही है कि जो वायरस का नाम है वो किसने दिया? डिमित्री इवानोव्स्की ने। जबकि न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो क्या चेंज किया गया है। न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर देख सकते हो 20 है। यहाँ पर देखना कि जो वायरस का मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता रखा था, लेकिन यहाँ कहीं ये मेंशन नहीं कर रखा कि डिमित्री इवानोव्स्की ने वायरस का नाम दिया। ठीक है, वो लाइन काट दी है, द नेम वायरस, ये यहाँ पर नहीं है। तो भाई कहाँ गया फिर? आ जाओ नीचे थोड़ा सा, ये देख रहे हो एमडब्ल्यू बिजरनिक। एमडब्ल्यू बिजरनिक इसने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट किसका? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का, वो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन हेल्थी प्लांट्स में भी। फिर आगे पढ़ो, नेम द न्यू पैथोजन वायरस। एमडब्ल्यू बिजरनिक ने क्या बताया? न्यू पैथोजन को वायरस बताया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु गेव द नेम वायरस, ऑप्शन में तुम्हें डिमित्री भी मिलेगा और एमडब्ल्यू बिजरनिक भी मिलेगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एमडब्ल्यू बिजरनिक। तो इसमें यही छोटा सा चेंज था, छोटा सा नहीं यार, गलत हो जाएगा तो 5 नंबर जाएंगे तुम्हारे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज था, ध्यान रखना। एमडब्ल्यू बिजरनिक गेव द नेम वायरस। अब देखते हैं पेज नंबर 88। ये दोनों ही पेज जो तुम अपने सामने देख रहे हो, ये दोनों ही न्यू एनसीईआरटी के हैं, और ये कोई चेंज नहीं है इसमें, मतलब मिस्टेक कह सकते हो तुम इनकी। टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इस टॉपिक में इधर नीचे आओगे तुम, यहाँ तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? ये देखो, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखना, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इधर, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहा गया है यहाँ पर किसे? साइटोप्लाज्म को। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल ऑब्वियसली। लेकिन तुम इसी बुक के पेज नंबर 90 पे आके देखोगे, यहाँ पे देखो ना क्या क्या रखा है कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स है फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स कह रहा है यहाँ पे तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स कह रहा है, ना कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। किसे? साइटोप्लाज्म को। जबकि वही चीज यहाँ पर क्या कह रहा है सेम बुक में, और दोनों ही पेज मैंने तुम्हें बताया न्यू एनसीईआरटी के। ये मिस्टेक ओल्ड एनसीईआरटी में भी सेम थी और न्यू एनसीईआरटी में भी सेम है। तो अब आंसर क्या होगा इसका? सेमी फ्लूइड होगा या फिर फ्लूइड होगा? यार तुम 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइटोप्लाज्म जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना कि फ्लूइड मैट्रिक्स। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया फिर भी, वरना इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। किसी से ही पूछोगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में टॉपिक है। जब तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लोगे, उसके आगे आओगे पढ़ने के लिए, तो मैं ये मिलेगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखो मेरे लेफ्ट साइड में ओल्ड एनसीईआरटी है एंड राइट साइड में देखोगे न्यू एनसीईआरटी है। ये देखो क्या कह रहा है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 2H+ पासिस थ्रू F0 चैनल फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये कहने का मतलब है, देखो हर एक एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए 2H+ चाहिए। ये ओल्ड एनसीईआरटी कह रही थी, लेकिन न्यू में क्या कह दिया इन्होंने कि देखो फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4H+ पासिस थ्रू द F0 चैनल, जो कि सही भी है, पहले गलत था, कॉन्सेप्चुअली भी रॉन्ग है ये 2H+। एक एटीपी के लिए 4H+ पास करेंगे तभी एक एटीपी बनेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मान लिया हमने। फिगर में देखो यहाँ भी 2H+ पास करा रखे हैं ओल्ड एनसीईआरटी में, ये देख सकते हो, और एक एटीपी बन रही है। लेकिन यहाँ देखो न्यू एनसीईआरटी में, यहाँ इन्होंने लाइनों में तो चेंज कर दिया कि 4H+ से पास होंगे तभी एक एटीपी बनेगी, लेकिन यहाँ फिगर में करना बोलोगे भाई। ये देख रहे हो 2H+ लिख रखे हैं यहाँ भी फिगर में, जबकि कॉन्सेप्चुअली क्या सही है? 4H+ पास होंगे तभी एक एटीपी बनेगी। तो फिगर में भी भाई 4H+ करेंगे, जो कि एनसीईआरटी वाले
कह भी रहे हैं कि ये अपकमिंग बुक्स में अपनी जो पब्लिश होंगी उसमें ये मिस्टेक अपडेट कर देंगे, यानी कि यहाँ भी 4H+ देखने को मिल जाएगा तुम्हें, जबकि ये न्यू NCERT है, इसमें ही मिस्टेक है अभी। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, एक ATP प्रोडक्शन के लिए 4H+ पास करने जरूरी है एफ नोट चैनल से, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात तुम्हें। अब आते हैं पेज नंबर 294 ओल्ड NCERT का और 209 न्यू NCERT का। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। 294 पे नीचे आओगे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स दे रखा है तुम्हें टॉपिक। इसमें ट्यूब्यूल्स का फंक्शन है PCT, DCT, हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट के। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि PCT में इन्होंने लिख रखा है PCT हेल्प करता है क्या मेंटेन करने में, pH और आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस किसका? बॉडी फ्लूइड्स का। किसके द्वारा? बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटाशियम आयंस। सिलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पे किसका करा रहा है? देखो हाइड्रोजन आयन का। ये देखो ध्यान रखने वाली बात है, आराम से देखना इसे। सिलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पर किसका हो रहा है? हाइड्रोजन आयन हो गया, अमोनिया हो गया और पोटाशियम आयंस हो गए। अब देखो न्यू NCERT में क्या चेंज किया गया है, तुम अगर PCT वाले टॉपिक पे आओगे, यहाँ पर PCT जो मेंटेन कर रही है pH, ठीक है, यहाँ तक सही है। आयनिक बैलेंस भी मेंटेन कर रही है बॉडी फ्लूइड्स का, किसके द्वारा? सिलेक्टिव सिक्रीशन के द्वारा। किसके? हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया के। क्या तुम्हें यहाँ पे पोटाशियम दिख रहा है न्यू NCERT में? नहीं दिख रहा, चलता कर दिया उसे यहाँ से। ओल्ड NCERT में जबकि ये तीनों दे रखे थे, किस किस का सिलेक्टिव सिक्रीशन दे रखा था? हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और पोटाशियम आयन का। जबकि न्यू NCERT में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पर तुम्हें दे रखा है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का। ये छोटा सा चेंज था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है, यही चेंज है इसमें। अब आते हैं हम पेज नंबर 224 पर न्यू NCERT के। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। इसमें तुम खोपड़ी के नीचे देखोगे, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है इन्होंने कि इस सिंगल यू शेप्ड बोन, जिसे क्या कह रहे हैं? हायोइड। पता है सबको, कहाँ प्रेजेंट है ये? बेस ऑफ बकल कैविटी, ये भी पता है। फिर क्या रखा है? इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। क्या कह रहा है? कि ये बोन स्कल में इंक्लूड है। जबकि हाल फिलहाल में एक टीचर ने RTI फाइल करी इनके खिलाफ, तो NCERT ने इसके रिप्लाई में कहा कि ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। यहीं तक ये लाइन वैलिड है, क्योंकि हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपकमिंग जो बुक इनकी पब्लिश होंगी उनमें ये लाइन हटा दी जाएगी, और जो कि कॉन्सेप्चुअली करेक्ट भी है। अब तुम्हें सवाल उठता है कि ये सब जो है स्कल का पार्ट है नहीं, ये अब पेपर में आ जाए तो क्या लगाएं हम? ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली करेक्ट जो है वो लगाना है, क्योंकि भाई अभी देखो तुम लास्ट ईयर के 2024 में ही फिजिक्स में देखो तुम, क्या एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल बन गया था, नहीं बन गया था? तो उसे एट द एंड कैसे करेक्ट माना गया? कॉन्सेप्चुअली करेक्ट माना गया उसे, ठीक है। उसमें ये नहीं देखा कि पुरानी NCERT में क्या है, नई NCERT में क्या है, जो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है वो माना गया। तो तुम्हें भी वही ध्यान रखना है। जबकि NCERT वाले खुद कह रहे हैं कि आने वाली बुक में चेंज होगा ये, इसका मतलब ये सही है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 244, आखिरी मिस्टेक है जो भी है। चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एड्रिनल ग्लैंड टॉपिक है। यहाँ तुम्हें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिख रखा है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, बताया सबको। फिर लिख रखा है वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। यही पढ़ते थे हम आज तक भी, पुरानी NCERT में, नई NCERT में यही लिख रखा है। लेकिन NCERT वालों ने उस RTI के रिप्लाई में ये कहा है कि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्चुअली करेक्ट वो स्टेटमेंट है जिसमें लिखा होगा किडनी के एंटीरियर पार्ट पे नहीं है, बल्कि कैसे है? अबव ऑफ ईच किडनी। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट अबव ऑफ ईच किडनी। दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो तुम्हें वो ध्यान रखनी है, अगर एंटीरियर पार्ट आएगा तो तुम नहीं लगा के आओगे, अबव लगाना है, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो फाइनली तुम्हें उस चीज पे भरोसा करना है जो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, ना कि इस पे कि पुरानी NCERT में ये लिखा है, नई NCERT में ये लिखा है। उस चीज पे भरोसा करो जो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, अपने टीचर्स पे भरोसा करो। और जो मैंने ये चेंजेस तुम्हें सारे बताए हैं, इन पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।